ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। अब सबसे पहले आते हैं इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं क्या होता है। तो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो होता है मेनली जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी धमनियों में जो ब्लड बह रहा होता है उसकी द्वारा जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है। अब नॉर्मली हमने सुना है कि मतलब लोगों का ये विश्वास है कि जो है बीपी सबका 120/80 होना चाहिए, बट लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इसका एक रेंज होता है। हम जो बात करते हैं ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, उसका रेंज होता है 90 to 120 एंड नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसका रेंज होता है 60 to 90 mm/Hg। अब कब जो है ब्लड प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे और कब ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाए या 140/90 से नीचे हैं तो अभी ये प्री हाइपरटेंसिव कहलाता है। अब प्री हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर उसको है नहीं, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो है उसको अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। हम जब 140/90 से ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है तब इसको हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में लाते हैं। हर जगह सारे ऑर्गन में ब्लड का ही सप्लाई हो रहा है, जैसे कि हमारे हार्ट जो है ब्रेन को टिश्यू को सप्लाई करिए, खुद अपना हार्ट खुद ब्लड ले रहा है, किडनी में सप्लाई हो रहा है, वाइटल्स ऑर्गन हमारे हैं वो सप्लाई हो रहे हैं, लीवर में सप्लाई हो रहा है, सारे ऑर्गन्स में ये सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर जो मेनली होता है जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर हम ऊपर से शुरुआत करते हैं तो हमारा सबसे पहले नर्वस सिस्टम आता है और ब्रेन में आता है। तो ब्रेन में जो नसें होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, जैसे ब्रेन हैमरेज है, या फिर जो है ब्लड का क्लॉटिंग भी हो सकता है, उसमें ये हो सकता है। दूसरा है हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है हाई ब्लड प्रेशर होने से, या हमारा हार्ट फेल हो सकता है। तीसरा चीज़ है कि हमारी किडनी पे असर पड़ता है, किडनी से हमारी किडनी फेल हो सकता है हाइपरटेंशन के होने की वजह से। फिर आता है आँखों पे भी इसका असर पड़ता है, आँखें जो हैं आँखों में धुंधलापन छा जाता है या कभी कभी तो आँखों की रोशनी भी चली जाती है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का ये प्रभाव होता है कि जो है हमारे पैर की नसों में भी जो है कमजोरी आ जाती है। ये मेन जो है ब्लड प्रेशर से होने वाले नुकसान हैं। ये अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन टिश्यू की। हमारे अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो ब्रेन की वेसल्स हो सकती हैं वो फट सकती हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो सकती है। ये कभी कभी क्लॉट जम जाता है ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से जो है इसको स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा आते हैं आँखों पे। आँखों पे क्या असर पड़ सकता है, आँखों में पैपिली एडिमा हो जाता है या फिर रेटिनोपैथी हो जाती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें आँखों की रोशनी चली जाती है, ये हो सकता है। या फिर हम आते हैं बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट में क्या होता है, मेनली हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं वो हार्ट फेल्योर में चले जाते हैं, या जो है चेस्ट पेन होता है उनको, या कभी कभी जो है हार्ट अटैक डायरेक्ट पड़ जाता है हाइपरटेंसिव पेशेंट में। फिर दूसरा हम आते हैं कि किडनी पे भी इसका असर पड़ता है। हमारी किडनी जो है परमानेंट CRF में जा सकती हैं, तो मतलब किडनी काम करना हमारा बंद कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर हमारे जो है मतलब पैरों की ब्लड वेसल्स में हुआ तो पैरों में थकान जल्दी महसूस होता है, पैरों में घाव भी बन सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और इस तरह से ये सब सारी जटिलताएँ हो सकती हैं। अब इन जटिलताओं के पीछे एक लिपिड प्रोफाइल का भी होना है। हमारे बॉडी का अगर लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज रहेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जो है इसमें उत्तरदायी होती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। लगभग 90% जो है ब्लड प्रेशर का कोई कॉज नहीं होता है। ये प्रायः जो है जेनेटिक होता है, या फैमिली में रन कर रहा होता है, या फिर कोई अनडिफाइंड कॉज होते हैं। बट लेस देन 5% केसेस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये मेनली ट्रीटेबल होता है, तो उसकी कॉज जो है हम कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को। जैसे किडनी में कोई डिफेक्ट है, हमारा जो है गुर्दे में कोई डिफेक्ट है, जैसे उसमें हो सकता है या तो उसको जो है पॉलीसिस्टिक डिजीज हो। इसके अलावा रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड वेसल सप्लाई करती है, वो कभी कभी हमारी सिकुड़न उसमें आ जाती है, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है।
या इसके अलावा जो हमारा नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या नेफ्राइटिस होता है, एक बीमारी का नाम है, उसकी वजह से भी जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिजीजेज होती हैं। अब जैसे आते हैं कि हमारे बॉडी में एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, जब वो अधिक हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है तो भी जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा एक होता है, वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से होता है। थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा फंक्शन करने लग गया तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हार्मोन की वजह से ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कॉज में जैसे हम देखते हैं कि कुछ दवाइयों का भी असर होता है, कभी कभी स्टेरॉयड चल रहा है आपको, या कुछ जैसे फीमेल्स हमारी OCP लेती हैं उनसे भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है। और कुछ और भी हैं, कुछ ड्रग हैं जो कॉज करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। जो एक प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, ये मैक्सिमम जो है हायर एज ग्रुप में मिलता है, जैसे 40 से अबव है, 40, 50, 60। जितना हम यानी कि एज ज़्यादा होता जाता है उतना जो है इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। तो हायर एज ग्रुप जो होते हैं इनमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। बट लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसका कोई कारण होता है तो इसका कोई एज डिफाइंड नहीं होता है। ये हमारा एडल्ट एज में भी हो सकता है, 20-25 साल की उम्र में भी हो सकता है, या हायर एज ग्रुप में भी हो सकता है। और कभी कभी देखा होगा आपने 60-70 साल के जो होते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर अक्सर हाई होता है, जैसे 140/90 से एबव होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफ़ी थिकेंड हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स जब थिकेंड हो जाएंगे तो उससे रीडिंग ज़्यादा आता है, बट एक्चुअल में जो है प्रेशर जो है उतना नहीं होता है। तो हायर एज ग्रुप जैसे 70-80 में 140/90 से एबव जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कॉमन है। बट लेकिन नहीं, अगर वो 170-180 के करीब आ रहा तो हमको डेफिनेटली उनको जो है ट्रीट करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर अगर लोअर एज ग्रुप में है तो बहुत ज़्यादा लक्षण तो शुरुआत में नहीं दिखाई देता है, उसमें बस नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। कभी कभी जो है हेडेक हुआ, या पेशेंट जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाता है, जैसे कि जो है उसका किडनी फेल हो गया, जब किडनी फेल हो गया उसको यूरिन आना बंद हो गया, तब वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है, तब वो इसके बाद हम डायग्नोस करते हैं कि जो है उसको हाइपरटेंशन है। या जो है पेशेंट काफ़ी दुबला पतला रह रहा है, जैसे कि थायराइड वाले डिजीज़ में हमने बताया, तो उसमें जो है उसका हाई ब्लड प्रेशर तब पता लगता है। तो जो सेकेंडरी कॉज होते हैं उसमें मेनली सेकेंडरी कॉज में जैसे हार्मोन की वजह से, स्टेरॉयड की वजह से जो उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो हमें एक्सीडेंटली मिलते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। बट लेकिन जो प्राइमरी कॉज अगर होते हैं, प्राइमरी हाइपर जैसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन बोल रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हायर ग्रुप में होता चला जाता है तो उसमें पेशेंट मेनली करता है कि हमको हेडेक हो रही है, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, या बहुत ज़्यादा मतलब लोग इतने अनडायग्नोस रहते हैं कि कभी कभी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको जो है पैरालिसिस हो गई, चारों हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, या दो हाथ पैर काम करना, एक हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, या मुंह टेढ़ा हो गया, तब आते हैं पेशेंट, तब वो डायग्नोस होते हैं। तो इसका मतलब सिम्टम्स बहुत वेरी करता है, बहुत लोअर से बहुत एसिम्प्टोमेटिक स्टेज से लेकर के बहुत पेशेंट तो एकदम लास्ट स्टेज में भी आ सकता है। तो हमें मेनली शुरुआत के सिम्टम्स को देखना है। जब भी अगर आपको चक्कर लगे, पसीना आए, उल्टी महसूस हो, सर में दर्द हो, घबराहट हो, जल्दी थकान महसूस हो रही है, तो ऐसे समय में आपको जो है ये सब सारे लक्षण होते हैं और ऐसे समय आपको डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये मोर कॉमन है जो स्मोकिंग करते हैं, जो ओबीज पर्सन हैं, जिनका रूटीन लाइफ काफ़ी मतलब हैक्टिक है, इधर उधर भागने वाले हैं, ये है, दिन भर टेंशन में रहते हैं, काम की उन पे ज़्यादा व्यस्तता है, ऐसे पर्सन में जो है ये ज़्यादा कॉमन है। तो जाहिर सी बात है हमें क्या अपने रूटीन में फॉलो करना है, स्मोकिंग क्विट करना है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं, पर डे अपने नित्य व्यायाम हम करें, सुबह कम से कम 30 से 40 मिनट चलें, अपने आप को रिलैक्स रखें। रेगुलर आपका बीपी 140/90 से इन सब के बाद भी रह रहा है तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए।
फिर डॉक्टर आपको आपकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ आपको देंगे। अब इसके लिए कई सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स आते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं, इसके अलावा अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं। तो बहुत सारे जो हैं डिफरेंट प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जो डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग और आपको जो डिजीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। आजकल तो बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, जिसे स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। तो उस मशीन का हम प्रयोग करके जो है घर पे भी ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। बाकी कई सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो खुद ही घर से बीपी अपना नाप रहे होते हैं, बट लेकिन उनको नापने का तरीका होना चाहिए कि ऐसा कि नहीं कि पेशेंट आपकी एकदम पेशेंट भागता हुआ आ रहा है, एक उसको घबराहट हुई और तुरंत बीपी नाप लिया। पहले पेशेंट को 5 मिनट एकदम रिलैक्स कराएंगे। रिलैक्स कराने के बाद फिर उस ब्लड प्रेशर की मशीन से ब्लड प्रेशर नापेंगे। तो एक बार नापा हमने, फिर उसके 5 मिनट बाद फिर नापते हैं और उसके 5 मिनट बाद फिर नापते हैं। अगर तीनों ब्लड प्रेशर का जो एवरेज होता है नॉर्मली हम उसको उसका रीडिंग मानते हैं। तो घर पे नापने में कोई बुराई नहीं है, बट लेकिन जो है रिलैक्स अवस्था में नापा जाए। अगर अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में भी जैसे अगर पहली बार ही कोई पेशेंट आया और उसका बीपी 140/90 आ गया, तो ऐसा नहीं कि हम दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट भी भाग करके आता है और जो है ऐसा नहीं है कि ऐसी स्टेज में कर दिया जाता। तो पेशेंट को हम लगातार 7 डेज़ तक के लिए सबसे पहले उसका रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर इसके बाद जो है उसके बेसिस पे हम अगर ब्लड प्रेशर फिर भी हाई बना रहता है तो हम जो है उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। एक तो सबसे पहले जो इसके कारण है कि आपको हेल्दी रहना है, आपको अपना वेट रिड्यूस करके रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं बिल्कुल पीना है। इसके अलावा भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा बच के रहना है, अपने आप के लिए भी टाइम देना है, रिलैक्स रहना है। इसके अलावा घर में जो हम खाना पकाते हैं उसमें नमक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, या बहुत हम लो सॉल्ट डाइट का उपयोग करें। एक चीज़ ये है। और बाकी जो है जब भी आपको लगे जो हमने सिम्टम्स बताए हैं, अगर उसमें से कुछ भी फील होता है तो आपको अपने पास के डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।